तो आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कल हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में फिर से बता देता हूँ कि ये जो है वो डक्टलेस होते हैं, इनकी कोई नालियां नहीं होती, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो उनकी अपनी नालियां होती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अपनी सिक्रीशन, अपने केमिकल कहाँ पे सिक्रीट करते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो पिट्यूटरी ग्लैंड थे, थायराइड ग्लैंड, ये दोनों हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो है हम 2 दिन अगले ये पढ़ लेंगे और उससे आगे गोनेड्स और फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। यानी कि नेक्स्ट जब मंडे को और ट्यूसडे को हमारी 2 क्लासेस होगी तो उसमें हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने थोड़ी स्पीड पकड़नी है। तो आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मास्टर। बेसिकली इसके जो पोस्टीरियर लोब होता है, एंटीरियर लोब होता है, उससे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन फिर भी एज ए होल इसको भी पिट्यूटरी ग्लैंड कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे मौजूद होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे इस तरह से मौजूद होता है। ठीक है, इसके चूंकि 2 लोब्स मौजूद होते हैं तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे इस तरह से मौजूद होता है। अच्छा, इसका साइज मटर के दाने जितना होता है। ठीक है, आपके पास जो मटर का दाना होता है उस जितना इसका साइज होता है, और इसका वजन जो है 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, एवरेज लेंथ वो कितना आएगा, 0.5 ग्राम आएगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था इसके वजन की, और वजन कितना है 0.5 ग्राम, और साइज कितना है पी सीड जितना। ठीक है, पी सीड जितना, तो यानी कि मटर के दाने जितना इसका साइज है। और कहाँ पे मौजूद है, जो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, जो है हाइपोथैलेमस उसके नीचे मौजूद होता है, डायरेक्टली जो है हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। ये अगर दिमाग का पोर्शन है हाइपोथैलेमस, ये आपने नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा है ना, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के नीचे बिल्कुल अटैच होता है उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और चूंकि हम ये केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, पीछे हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, तो हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है और पिट्यूटरी ग्लैंड वो हार्मोनल सिस्टम यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको मास्टर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्लैंड का मास्टर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो तो हार्मोनल सिस्टम का एक हिस्सा है। तो अब दोनों के दरमियान ये जो यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम ग्लैंड्स को किस तरह कंट्रोल करता है, तो वो ये वाला लिंक होता है। ठीक है, वो ये वाला ब्रिज है जहां से नर्वस सिस्टम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके 2 लोब्स हैं, एक है एंटीरियर लोब है और दूसरा है पोस्टीरियर लोब। ये दोनों आपने याद रखने हैं कि इसके 2 लोब्स हैं, एक है एंटीरियर लोब और एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर कहते हैं सामने की तरफ और पोस्टीरियर कहते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब 2 लोब्स आ गए इसके। तो इसके एंटीरियर लोब जो है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, यहाँ आपको 4 दिखाए गए हैं। ठीक है, और ये 9 तक हो सकते हैं। ठीक है, 4 हार्मोन्स अभी आपको बताया, आपने जस्ट 4 याद रखने हैं। ठीक है, एंटीरियर लोब के 4 हार्मोन है, यानी कि एंटीरियर पोर्शन जो है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो 4 हार्मोन रिलीज करता है। एक है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये 4 हार्मोन जो है वो आपके कोर्स के अंदर आ गए। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स ये जो आपकी हड्डियां बना रहे हैं, आपके गोश्त बना रहे हैं, आपके मसल्स बना रहे हैं, आपकी स्किन बना रहे हैं, बाकी जितने भी तमाम वो सेल्स जो कि मियोसिस नहीं करते,
ठीक है, जो माइटोसिस करते हैं, ठीक है, तमाम वो सेल जो आपकी बॉडी बनाते हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। आपके एक सोमैटिक सेल होते हैं और दूसरा जर्म लाइन सेल्स होते हैं। जर्म लाइन सेल्स कौन से होते हैं? जो कि आपके बनाते हैं एग और स्पर्म बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? जर्म लाइन सेल कहते हैं। एग और स्पर्म के अलावा बॉडी के जितने भी सेल होते हैं उनको सोमैटिक सेल कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन सोमैटिक सेल की डिवीजन जो है उसको तेज करता है, ठीक है। सोमैटिक सेल की जो डिवीजन होती है वो तेज करता है। अब जितनी ज्यादा डिवीजन होगी उतने ज्यादा सेल्स होंगे, जितनी ज्यादा सेल की तादाद होगी उतना आपकी बॉडी जो है वो ग्रोथ करेगी, ठीक है। साइज में बड़ी होगी, साइज में बड़ा होने से मुराद क्या है कि आपके सेल्स ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते हैं ग्रोथ का पीरियड आप में बचपन से लेकर जवानी तक जो है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए बचपन में ये ज्यादा रिलीज होते हैं, ठीक है। बचपन में ये क्या है, ज्यादा रिलीज होते हैं। अब दो इसकी आगे कंडीशन है, एक में ये ज्यादा रिलीज हो जाए, अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज हो जाए तो क्या होगा, और अगर ये कम रिलीज हो जाए तो फिर क्या होगा। यानी क्या है कि अपनी अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, तो उस अमाउंट से हटकर अगर ये बनता है, ज्यादा रिलीज होता है या कम रिलीज होता है, तो उसके मुकाबले में क्या होगा कि कुछ असरात मुरतब होंगे आपकी बॉडी के ऊपर। तो जब ये ज्यादा रिलीज होगा तो उसे हम कहेंगे जिजेंटिज्म, ठीक है, जिजेंटिज्म कहेंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि आदमी के वो पोर्शन या पूरी बॉडी जो है वो अजीब सी बड़ी सी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो आपने देखा होगा वो उनका कद भी बड़ा सा होता है, उनके हाथ भी बड़े से होते हैं, अजीब से होता है, तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज होता है। इसी तरह इसके उलट जिन लोगों के अंदर कम रिलीज होता है तो वो बोने से छोटे कद वाले रह जाते हैं, ठीक है। उनको ड्वार्फिज्म कहते हैं। ड्वार्फ कहते हैं बोने को, ठीक है। बोना पता है ना किसे कहते हैं? वो जो छोटे कद वाले लोग होते हैं उनको बोना कहते हैं। तो ड्वार्फिज्म यानी कि जिन लोगों के अंदर बोनापन होता है, बोनापन ऐसे आप उर्दू में कह सकते हैं, ठीक है। और जिजेंटिज्म में क्या है कि आदमी जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि बड़ा से मुराद ये है कि अजीब तरीके से, यानी कि नॉर्मल ग्रोथ से हटकर बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, जिजेंटिज्म कहेंगे। आपकी बुक के अंदर साथ में येलो कलर के बॉक्स के अंदर एक एग्जाम्पल भी दी गई है, तकरीबन उसका नाम और जब याद नहीं है तकरीबन, तो वो आपके जो है वो के अंदर पड़ी हुई, आप उसकी डायग्राम देख सकते हैं कि वो आदमी 10 फुट का था, यानी कि आपके दरवाजे से भी बड़ा, ठीक है। तो उसके अंदर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया था। आगे है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि ये आपका जो थायराइड ग्लैंड है जहां पे मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड, उसका एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है। तो इंटीरियर लोब में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपके पास दूसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है, जो आपके पास दूसरे नंबर पर आ रहा है। अब ये जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा कि ये थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, इसकी प्रोडक्शन और सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। थायराइड नाम से जाहिर है, देखें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्या बनाते हैं कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करेगा मतलब उसको कहेगा कि आप ये हार्मोन रिलीज करें। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन, ठीक है। ये हम अभी आज के लेक्चर में पढ़ेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, ठीक है। तो थायराइड दूसरा एक हो गया ग्रोथ हार्मोन और दूसरा हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हम पढ़ चुके हैं। मैं उसको जो है वो अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट हम जो है ये पढ़ चुके हैं और हम जो है वो ये पढ़ चुके हैं। तो आगे है जी एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इस हार्मोन में क्या होता है कि ये हार्मोन जब रिलीज होता है, ठीक है, जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो क्या होता है कि ये जो एड्रीनल ग्लैंड है आपकी किडनी के ऊपर, ठीक है, आपकी किडनी के ऊपर, या अगर मैं यहाँ से रफ सी डायग्राम बनाऊं आपकी किडनी की, तो इसके ऊपर इस तरह से एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये एड्रीनल ग्लैंड को क्या करता है, तो ये एड्रीनल ग्लैंड को क्या करता है, वहां पे उसके हार्मोन्स की, यानी कि एड्रीनल हार्मोन जो है उसको कहता है कि वो रिलीज करें, ठीक है। यानी कि जब एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज होगा तो वहां पे एड्रीनल हार्मोन जो है, जो कि मौजूद है एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, वो रिलीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। कौन सा वाला? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नाम याद रखना इसका नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
और ये क्या करता है कि फीमेल बॉडी के अंदर जब वो अडल्ट हो जाती हैं तो क्या है कि उनकी बॉडी में से ओवरी से एग का निकालना यानी कि रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इन फीमेल्स। और मेल के अंदर क्या है कि टेस्टिस में से सेक्स हार्मोन जो है यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी रिलीज ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होती है। यानी कि जब बच्चे जो है वो अडल्ट हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तब उनकी फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरीज में से एग जो है उनका निकलना जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है। और जो मर्द हजरात होते हैं उनमें सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास सामने जो है 4 हार्मोन पड़े, एक है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा है एड्रेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन और चौथा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन रिलीज होते हैं एंटीरियर लोब में से। ठीक है, एंटीरियर लोब में से 4 हार्मोन रिलीज होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, आपने गेम खेली होगी GTA, ठीक है, या नाम तो सुना ही होगा GTA। तो ये GTA L करते हैं, GTA L। ठीक है, GTA L यानी कि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको याद रखने के लिए। ठीक है, GTA L आ गया। ठीक है, ये याद हो जाएगा ना, बहुत आसान हो गया। अब GTA यानी कि G से ग्रोथ हार्मोन, T से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, A से एड्रेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गया L। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब जो आ गया वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन से मुराद ये है कि ये यूरिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। यानी कि वाटर बैलेंस जो है आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में वाटर का लेवल कम हो चुका है, ठीक है, फर्ज करें रमजान का महीना चल रहा है, फर्ज करें रमजान का महीना चल रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप पानी कम पीते हैं, अब आपकी बॉडी के अंदर भी पानी कम होगा। ठीक है, अब आपकी बॉडी के अंदर भी पानी कम होगा तो क्या होगा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं और इसको ADH भी कहते हैं, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये नाम भी याद रखना है। ADH या वेसोप्रेसिन एक ही हार्मोन होता है। जब ये रिलीज होता है तो आपकी किडनी, जो आपने पढ़ा था कि वो रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होती है किडनी के अंदर, तो एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म जो है वो यहीं पर भी होता है कि जब ये रिलीज होता है, ADH रिलीज होता है, तो वाटर बैलेंस यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन को रीगेन किया जाता है, रिटेन किया जाता है। जो यूरिन के अंदर वाटर होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। इससे जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा होता है तो ADH रिलीज नहीं होता और ज्यादा वाटर आपकी बॉडी में से रिलीज हो जाता है, यानी कि आपका जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। अभी ऑक्सीटोसिन के बाद मैं अटेंडेंस लूंगा, किसी ने क्लास देख करके नहीं जाना। ठीक है, अच्छा ऑक्सीटोसिन पढ़ रहे थे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है। इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं और इसका क्या काम है, ये अमूमन फीमेल के अंदर जो है वो पाया जाता है। और फीमेल के अंदर क्या काम करता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है, तब यूट्रस के मसल्स जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, यूट्रस के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि ओपनिंग ज्यादा जो है सही तरीके से होगी और जो चाइल्ड बर्थ है वो इजीली होगी। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो यूट्रस के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और साथ में क्या होगा, जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी उसके बाद लैक्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लैक्टेशन से मुराद ये है कि फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मिल्क की प्रोडक्शन इन फीमेल और यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग childbirth is due to oxytocin hormone released by the posterior lobe of पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, दूसरा है ऑक्सीटोसिन जो कि लैक्टेशन और यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि देखें, जब फीमेल बॉडी के अंदर बेबी मौजूद होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस हो रहा होता है, तब क्या है कि जाहिर सी बात है कि बेबी छोटा सा तो नहीं होता, तो उसकी
प्रोडक्शन जो है उसकी प्रोडक्शन उसकी जो कहते हैं डिलीवरी के लिए क्या होगा कि यूट्रस के जो मसल्स है, यूट्रस एक एरिया आता है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसके मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑक्सीटोसिन की वजह से, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब बेबी का सर जो है वो यूट्रस की दीवारों के साथ टकराता है, ठीक है, प्रेशर की वजह से, तो उसकी वजह से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि यूट्रस के जो मसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ओपनिंग जो है वो वाइड हो जाती है और बच्चे की पैदाइश जो है वो आसान हो जाती है। दूसरा क्या है कि आफ्टर बेबी बर्थ जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है तो लैक्टेशन का प्रोसेस भी ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज करना क्या है शुरू कर देते हैं। लैक्टेशन का प्रोसेस क्या है कि फीमेल के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन जो है ब्रीस्ट के अंदर, ठीक है, वो लैक्टेशन की वजह से होती है। तो ये हमने पढ़ लिया जी एड्रिनल सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया, इसके दो लोब्स हमने पढ़े, एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी लोब। और आज का हमारा नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आपके इस रीजन के ऊपर मौजूद होता है, ये जो आपका गला है यहाँ पे मौजूद होता है। लेरिंक्स जो है आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पढ़ी थी जहाँ पे वोकल कार्ड्स मौजूद होते हैं, उससे ऊपर मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उससे ऊपर क्या मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड और उसके दो लोब्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से होता है, ठीक है, और ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये आ गया क्या थायराइड ग्लैंड, इसके दो लोब, एक लेफ्ट हो गया दूसरा राइट हो गया। तो इसी तरह ये दो हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, एक थायरॉक्सिन है और एक है कैल्सिटोनिन। अब ये नाम आपने पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पढ़ लिया, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता था, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज होगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करेगा कि वो ये वाला हार्मोन रिलीज करे, ठीक है, वो ये वाला हार्मोन रिलीज करे। और कुछ अमाउंट में थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन जो कि एक दूसरा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। कम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में जो है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जबकि कम अमाउंट में क्या है कि कैल्सिटोनिन को रिलीज करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन का जो मेन फंक्शन है वो आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ये तो आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसके आगे दो टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको इंक्रीज करता है। और जब रिएक्शंस होते हैं तो हीट जो है वो निकलती है, ठीक है। जब बांध की ब्रेकिंग होती है तो उसमें क्या है, हीट जो है वो निकलती है, और जब हीट निकलती है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। यानी कि इससे मुराद ये है कि सर्दियों में आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होना शुरू कर देगा, ताकि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा हीट बना सके, ठीक है। और सख्त गर्मी के अंदर आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो लो हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी कम से कम जो है वो हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है। अच्छा, जब आपकी बॉडी के सारे रिएक्शन ज्यादा होंगे, अब यहाँ से हम अंदाजा लगाएंगे, आप रोटी खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन रिलीज हो जाता है, और वो क्या करता है कि जितने भी रिएक्शंस हैं आपकी बॉडी के अंदर वो प्रमोट करना शुरू कर देता है। अब रिएक्शन हो रहे हैं, जो खाना वगैरह खाया था उनको काम वाले प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो आगे जाके मजीद उस जगह पे यूज होंगी जहाँ पे यूज होनी चाहिए, वरना नहीं तो आपकी बॉडी में से निकाल दी जाएंगी, ठीक है। अब यूजफुल प्रोडक्ट आपको तेजी से के साथ मिल रही हैं, तो ये जो है आपकी ग्रोथ को जो है वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है, आपकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और कब, यंग एज में, जब आप जवान होते हैं तब थायरॉक्सिन जो है वो ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। जो कि आपने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन, वो चाइल्डहुड में यानी कि आपके जब आप छोटे होते हैं तब ज्यादा रिलीज होता है, जबकि थायरॉक्सिन जब आप जवान होते हैं तब ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें थायरॉक्सिन की, तो ये आयोडीन का बना होता है, ठीक है, ये आयोडीन का बना होता है। ये आपने जो अभी नए चाइना साल्ट देखे होंगे उसके अंदर आयोडीन वगैरह मौजूद होती है, और आपको ये भी कहा जाता है कि आयोडीन को थोड़ा इस्तेमाल जो है लाजमी क्या करें, क्योंकि
ये जो है आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। इसीलिए आयोडीन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में लेनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अगर आप जो है वो आयोडीन कम लेते हैं, ठीक है, अगर आप आयोडीन कम लेते हैं तो होता ये है कि आयोडीन कम लेने की वजह से थायरॉक्सिन कम बनता है, ठीक है। थायरॉक्सिन कम बनता है, जो थायरॉक्सिन बनाने के लिए जो कंपाउंड निकलते हैं वो ज्यादा निकलते हैं। अच्छा, तो आयोडीन की कमी में क्या है कि वो हार्मोन वो थायरॉक्सिन जो है वो नहीं बनता, तो उसको बनाने वाले सेल्स जो है वो काफी ज्यादा मटेरियल सीक्रेट कर देते हैं। क्योंकि आयोडीन नहीं होता तो थायरॉक्सिन हार्मोन ही बन जाता, तो उसके जो प्रोजेनिटर सेल्स जो प्रोजेनिटर होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और मतलब ये क्या हो जाता है कि वो थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल अप हो जाता है आयोडीन की कमी की वजह से। और इस कंडीशन को कहते हैं ग्वाइटर। गुलड़ की जो बीमारी होती है, आपने देखा होगा, वो गला किसी का सूज के बाहर आ जाता है, उसमें यही होता है कि उस बंदे में आयोडीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, और उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल अप हो जाता है, ग्वाइटर, उसको ग्वाइटर कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं गुलड़ की बीमारी, ठीक है। ये होता है आयोडीन की कमी की वजह से। अब हम बात करते हैं कि लेस थायरॉक्सिन अगर रिलीज हो रहा है, आयोडीन नहीं, लेस थायरॉक्सिन अगर रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, पहली बात तो है कि मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है वो लो हो जाएगा, लेथार्जी हो जाएगी, यानी कि आपको झटके वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं बहुत कम जो है। ज्यादा होने की वजह से भी गोइटर हो सकता है, ठीक है, ये भी बता दूं। आयोडीन ज्यादा रिलीज होगा तो उसकी वजह से भी गोइटर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो हम लिथार्जी की बात करते हैं, वेट ज्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी जो है, क्योंकि क्या होगा कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो यूज नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म लो हो गया है, तो वो सारा सारा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और आपका बॉडी का जो वेट है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो हार्ट रेट जो है, यानी कि आपकी हार्ट बीटिंग जो है वो स्लो हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होंगी तो उसके बदले में हीट बनेगी, हीट बनेगी तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो लेस थायरॉक्सिन रिलीज होगा तो लेस जो है वो मेटाबॉलिज्म होंगे, लेस मेटाबॉलिज्म होंगे तो लेथार्जी होगी, आपको झटके वगैरह लगेंगे, वेट गेन होगा, लो हार्ट रेट होगा, और हार्ट रेट यानी कि लो ब्लड प्रेशर, और हार्ट दिल की धड़कने की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो तेज हो जाएगा, ठीक है। इसके उलट अगर हम थायरॉक्सिन को देखें कि थायरॉक्सिन जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, थायरॉक्सिन जो ज्यादा हो जाता है तो उसमें जो कंडीशन होगी वो टोटल इसके उलट होंगी, ठीक है, वो टोटल इसके उलट होंगी। किस तरह कि जो वेट लॉस, जो वहां पे वेट गेन हो रहा था, ठीक है, तो वेट जो गेन हो रहा था उसमें क्या है कि अब वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज हो गया है, बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हीट ज्यादा बन रही है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है। लिथार्जी कहते हैं थकावट को, ठीक है, लिथार्जी किसको कहते हैं, थकावट को कहते हैं। और यानी कि जाहिर सी बात है, मेटाबॉलिज्म लो हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन नहीं हो रहे, आपकी बॉडी जो है वो थक जाएगी, ठीक है। इसी तरह हाई थायरॉक्सिन के अंदर वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो यूज होना शुरू हो जाएगा, और आपकी बॉडी का वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास थायरॉक्सिन। और लास्ट में है जी कैल्सीटोनिन, ठीक है, कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन के अंदर क्या है कि ये थोड़ी सी अमाउंट में रिलीज होता है कैल्सीटोनिन, ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट में रिलीज होता है कैल्सीटोनिन। और इसका फंक्शन क्या है कि ये ब्लड में से कैल्शियम लेके बोन के अंदर डिपॉजिट करता है, यानी कि आपके पास जो स्पंजी बोन होती है, ऐसी बोन जिनके अंदर स्पोर से मौजूद हो, ठीक है, जो स्पोर से मौजूद होते हैं, वो ये ब्लड में से कैल्शियम लेके बोन के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देता है और आपकी हड्डियों को ताकतवर बनाता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो जाए। तो अगर कैल्सीटोनिन किसी खराबी की वजह से ज्यादा रिलीज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। हाइपो का मतलब होता है कम, देखिए, हाइपोकैल्सीमिया मीन कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की तादाद कम हो गई। कम कैसे हो गई कि कैल्सीटोनिन जब रिलीज हुआ तो उसने ब्लड में से कैल्शियम लेके बोन के अंदर डिपॉजिट करना
शुरू कर दिया है। तो एक लिहाज से ये जो आपका कैल्सिटोनिन है वो आपकी हड्डियों को ताकतवर भी बनाता है। ठीक है, इसके साथ आपका आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप पूछ सकते हैं।